बच्चों, मैं श्रीमती साधना जैन, व्याख्याता, शासकीय एमएलवी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहडोल। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 1 जैव प्रक्रम के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। आइए हम देखें कि कोई वस्तु या जीव सजीव है या नहीं, इसका निर्धारण हम कैसे करते हैं। आप सभी ने कुत्ते को दौड़ते हुए और गाय को जुगाली करते हुए देखा होगा। अर्थात जीवों में गति होती है। प्रत्येक जीव जन्म लेता है और वृद्धि करता है। अर्थात जीवों में जनन और वृद्धि का गुण पाया जाता है। जनन अर्थात अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करना, और वृद्धि अर्थात जब किसी जीव का जन्म होता है तो उसका आकार छोटा होता है, फिर वह धीरे धीरे अपने आकार में बड़ा होता जाता है। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियां आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। उदाहरण के लिए अणुओं की गतियां। जीवन के लिए आणविक गतियां क्यों आवश्यक हैं, हम यहाँ जानें। सजीव की संरचना संगठित होती है और उसमें ऊतक और कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं के मध्य छोटे छोटे घटक होते हैं या कोशिकांग होते हैं, जो जीवों के शरीर को मरम्मत और अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। क्योंकि सभी संरचनाएं अणुओं से बनी हैं, इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखा जाए। जब अणुओं में गति होगी तो आपस में क्रियाएं होंगी और जिसके फलस्वरूप जैविक क्रियाएं होंगी। अब हम देखें जैव प्रक्रम क्या है। क्या आप जानते हैं कि सजीव अपने अनुरक्षण या अपने आप को बचाए रखने के लिए कौन कौन से प्रक्रम करता है। जीवों के अनुरक्षण का कार्य निरंतर चलता रहता है, और वो सभी प्रक्रम या क्रियाएं जो जीव को अनुरक्षण में मदद करती हैं, उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जिस तरह एक गाड़ी बिना पेट्रोल या डीजल के नहीं चल सकती, उसी तरह जीवों के शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, अर्थात भोजन को शरीर के अंदर लेने का प्रक्रम ही पोषण कहलाता है। तो इस तरह से भोजन को शरीर के अंदर लेना, उसका पाचन करना और उसका उपयोग करना, यह पोषण के अंतर्गत आता है। शरीर के अंदर भोज्य पदार्थों का पहले पाचन होता है, फिर ऑक्सीकरण होता है, उसके बाद ऊर्जा उत्पन्न होती है। अर्थात जीवों के शरीर में उपचयन और अपचयन की क्रियाएं लगातार होती रहती हैं। अब ये उपचयन और अपचयन की क्रियाएं क्या हैं? तो उपचयन अर्थात निर्माण की क्रिया या एनाबॉलिक क्रिया, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, और अपचयन की क्रिया अर्थात कैटाबॉलिक या टूटने की क्रिया, जैसे कि श्वसन की क्रिया। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करना और भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण में उसके उपयोग करने के प्रक्रम को हम श्वसन कहते हैं। तो अभी तक हमने दो प्रक्रम देख लिए, पहला पोषण और दूसरा श्वसन। अब हम देखें कि एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ये किस तरह से भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ आप देखें कि अमीबा और पैरामीशियम का शरीर एक कोशिकीय होता है, अर्थात ये एक कोशिका से बने हुए हैं, और इसलिए इनको भोजन को ग्रहण करने, गैसों का आदान प्रदान करने, पदार्थों को उत्सर्जन करने आदि के लिए विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि ये एक कोशिकीय हैं और पूरी त्वचा इनकी जल के संपर्क में रहती है, इसलिए ये विसरण के द्वारा
कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं। विसरण वह क्रिया है जिसमें ठोस, द्रव या गैस के अणु अपनी अधिक सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर अभिगमन करते हैं। इसके विपरीत बहुकोशिकीय जीव जैसे कि गाय, घोड़ा, बंदर और स्वयं मनुष्य, इनका शरीर बहुत बड़ा होता है और सभी कोशिकाएं आसपास के पर्यावरण के या वातावरण के संपर्क में नहीं रहती। इस कारण विसरण द्वारा सभी कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती। तो आप इस प्रश्न का उत्तर समझ गए होंगे कि एक कोशिकीय जीव तो विसरण के द्वारा अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु बहुकोशिकीय जीव अपने बड़े शरीर के कारण और उनकी कोशिकाओं के पर्यावरण के संपर्क में न रहने के कारण विसरण के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों को करने के लिए अलग अलग विशिष्ट अंग पाए जाते हैं। परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि बहुकोशिकीय जीव क्या विसरण के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं? तो हमारा उत्तर होगा बहुकोशिकीय जीव विसरण के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुकोशिकीय जीव का शरीर कई कोशिकाओं से बना है और बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों को करने के लिए अलग अलग विशिष्ट अंग पाए जाते हैं। जैसे भोजन और ऑक्सीजन का अंतःग्रहण भी विशिष्ट अंगों के द्वारा किया जाता है। भोजन और ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए हमारे शरीर में या बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में एक तंत्र होता है जिसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हृदय और धमनी तथा शिराएं आती हैं, जिनमें रक्त परिवहन करता है और रक्त में घुलकर ही पचा हुआ भोजन, ऑक्सीजन, एंजाइम, हार्मोन आदि का परिवहन होता है। भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है और ऑक्सीकरण के बाद कुछ ऐसे उत्पाद बनते हैं जो शरीर के लिए अनुपयोगी होते हैं और इन्हें शरीर से बाहर किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है और यह प्रक्रम उत्सर्जन कहलाता है। तो इस तरह से हमने विभिन्न प्रक्रमों को जाना। अब आप समझ गए होंगे कि जीव के शरीर में होने वाले विशेष प्रक्रम कौन कौन से हैं। तो हमने देखा पोषण, पाचन, श्वसन, परिसंचरण या वहन और उत्सर्जन। ये विभिन्न प्रकार के प्रक्रम जीवों के अंदर होते हैं और इन प्रक्रमों की उपस्थिति ही हमें सजीव और निर्जीव में अंतर करने में मदद करती है। पोषण वह क्रिया जिसके द्वारा कोई जीव भोजन ग्रहण करता है, उसे पचाता है, फिर पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है और रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में उसका वितरण और अंत में शरीर में समावेशित करना, ये सभी चीजें पोषण के अंतर्गत आती हैं। पोषण के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालना होता है। पोषण का संबंध भोजन और उस भोजन के सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों से भी है। हम दिन भर जो भी क्रियाकलाप करते हैं उनके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है, स्वपोषी जीव और विषमपोषी जीव। स्वपोषी जीव या ऑटोट्रॉफ्स में पोषण का तरीका यह होता है कि वे उत्पादक या प्रोड्यूसर होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, जैसे हरे पौधे। जबकि परपोषी या विषमपोषी जीव या हेटेरोट्रॉफ्स, इनमें पोषण का तरीका यह है कि ये उपभोक्ता या कंज्यूमर्स होते हैं
और ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, जैसे शाकाहारी और मांसाहारी जीव। तो आइए हम देखें स्वपोषी पोषण में जीव क्या करते हैं। स्वपोषी पोषण वे जीव जो अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, तो ऐसे जीव स्वपोषी जीव और ऐसा पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो आइए हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। इसे ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसे हम समीकरण से इस तरह से समझ सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ या ग्लूकोज का निर्माण करता है और ऑक्सीजन तथा पानी उत्पन्न होता है। तो समीकरण में देखें, 6CO2 plus 12H2O is equal to C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। तो हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और उन्हें हम स्वपोषी और उनके पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 घटक आवश्यक होते हैं। परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए किन घटकों या किन कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। और पौधे इनकी पूर्ति कहाँ से करते हैं? क्लोरोफिल पौधों की पत्ती की कोशिकाओं में पाया जाता है। पानी जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से प्राप्त हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टोमेटा के द्वारा प्राप्त होती है। और सूर्य का प्रकाश जो है, यानी प्रकाश सूर्य से प्राप्त हो जाता है। अब हम देखें कि ये क्लोरोफिल कहाँ पर पाया जाता है। तो हरे पौधों या हरी पत्तियों में अगर हम इनकी अनुप्रस्थ काट देखें तो इसकी ये ऊपर ऊपरी बाह्य त्वचा, नीचे की तरफ ये निचली बाह्य त्वचा और बीच में मीजोफिल कोशिकाएं होती हैं। तो हरित लवक कहाँ होता है? मीजोफिल कोशिकाओं में हरित लवक या क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इस तरह पौधे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जो घटनाएं होती हैं वो क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना और जल के अणुओं के विघटन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनती है। कभी कभी प्रश्न आता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निकली हुई ऑक्सीजन जल के विघटन से बनी है या कार्बन डाइऑक्साइड की। तो उत्तर होगा यह जल के विघटन से बनी है। तीसरा प्रक्रम है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें हम पत्ती की ऊपरी और निचली सतह पर कुछ छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं और ये स्टोमेटा गैसों के आदान प्रदान में मदद करते हैं। इनके बारे में अभी हम विस्तार से देखेंगे। बच्चों, अभी हमने जो एक के बाद एक क्रम से प्रकाश संश्लेषण की घटनाएं देखी थी, तो ये चरण तात्कालिक एक के बाद दूसरा हो ऐसा जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, जैसे कि नागफनी का पौधा,
इनमें CAM चक्र चलता है, अर्थात ये पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके मध्यस्थ उत्पाद मैलेट बना लेते हैं और दिन के समय क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है और ये जो मैलेट बना था उसे अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट में बदल दिया जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मरुस्थलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में भी चलती रहती है, क्योंकि वो अपना आधा कार्य रात में ही कर लेते हैं मैलेट के निर्माण तक का। पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं और इन्हें ही स्टोमेटा कहा जाता है, जैसा कि अभी मैंने आपको चित्र में दिखाया था। ये आप नीचे स्टोमेटा देख रहे हैं। स्टोमेटा में एक विशेषता होती है कि ये जो छिद्र हैं इनके दोनों तरफ ये रक्षक कोशिकाएं या गार्ड सेल पाई जाती हैं और इन रक्षक कोशिकाओं में अंदर की दीवार मोटी और बाहर की दीवार पतली होती है। दिन के समय जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो आसपास की सहायक कोशिकाओं से पानी रक्षक कोशिकाओं में आ जाता है और रक्षक कोशिकाओं की अंदर की दीवार मोटी और बाहर की दीवार पतली है, अतः अंदर की दीवार अच्छे से नहीं फैल पाती और दिन में स्टोमेटा खुल जाते हैं और रात्रि में इसकी विपरीत क्रिया होती है जिसमें स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। ये देखिए, ये स्टोमेटा के बंद होने की अवस्था और ये स्टोमेटा के खुले होने की अवस्था। और जब स्टोमेटा खुले होते हैं तब यह गैसों के आदान प्रदान में मदद करते हैं। इसी के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन अंदर जाती है और बाहर निकलती है। अब हम देखें विषम पोषी पोषण क्या है। तो कुछ जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, वे अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं उसे हम विषम पोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी और विषम पोषी पोषण में अंतर भी पूछा जाता है। विषम पोषी पोषण की यहाँ 3 विधियां हैं। पहला, पूर्ण भोजी पोषण या होलोजोइक न्यूट्रिशन। जब जीव भोजन को निगल कर खाते हैं तो इसे हम पूर्ण भोजी पोषण या होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो शाकाहारी और मांसाहारी जीव पूर्ण भोजी पोषण ग्रहण करते हैं। दूसरा है मृतोपजीवी पोषण या सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। जब जीव मृत और सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं और मृत और सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं तो इस पोषण को मृतोपजीवी पोषण या सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो बहुत सारे प्रकार के कवक या फफूंद, मशरूम, इसके अलावा बैक्टीरिया आदि मृतोपजीवी पोषण करते हैं। तीसरा पोषण है परजीवी पोषण या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। परजीवी पोषण, जब कोई जीव दूसरे जीव से भोजन ग्रहण करे तो इसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। और परजीवी पोषण में जो जीव दूसरे जीव से जब भोजन ग्रहण करता है तो उस होस्ट को ज्यादातर नुकसान ही पहुंचाता है। अब उदाहरण में हम अमरबेल का उदाहरण देख सकते हैं। अमरबेल का पौधा परजीवी पौधा है। इसी तरह से मच्छर, खटमल ये जंतु के अंतर्गत बाह्य परजीवी हैं और फीताकृमि, लिवर फ्लूक आदि जंतुओं के आंतरिक परजीवी जंतु के उदाहरण हैं। आगे हम देखते हैं जीव अपना पोषण कैसे ग्रहण करते हैं। तो अमीबा जैसे जीव जिनका शरीर छोटा होता है या एक कोशिका से बना होता है, वो विसरण के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। अब अमीबा भोजन कैसे ग्रहण करता है? तो अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध निकालता है और इन्हीं की मदद से भोजन ग्रहण करता है। ये प्रवर्ध कूटपाद कहलाते हैं और भोजन के कणों को घेर लेते हैं और संगलित होकर खाद्य रिक्तिकाएं बना लेते हैं और यहाँ भोजन का पाचन
हो जाता है। पैरामीशियम की कोशिका का एक निश्चित आकार होता है और यह भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण करता है और भोजन को उस स्थान तक पहुंचाने में सीलिया या पक्षमाप की गति मदद करती है और यह सीलिया या पक्षमाप पैरामीशियम के पूरे शरीर को ढके होते हैं। तो इस तरह से एक कोशिकीय जीव पोषण ग्रहण करते हैं। अब हम देखें मनुष्य में पोषण कैसे होता है। तो मनुष्य एक विकसित प्राणी है और इसमें भोजन के पाचन के लिए आहार नाल पाई जाती है और मनुष्य पोषण के अंतर्गत सबसे पहले मुख द्वारा भोजन ग्रहण करता है, फिर भोजन मुख गुहा में पहुंचता है और फिर मुख गुहा के बाद ग्रसनी और ग्रसिका और यहाँ से होते हुए अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में जाने के बाद भोजन आगे क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, बृहदांत माने बड़ी आंत और फिर मलाशय और मल द्वार से होते हुए अपशिष्ट पदार्थों को बाहर किया जाता है और सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत मनुष्य में लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय होते हैं। पाचन का कार्य कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मनुष्य में पाचन का कार्य मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर जब हम भोजन को चबाते हैं तो लार उत्पन्न होती है। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। अब भोजन यहाँ से होते हुए अमाशय में पहुंचता है। अमाशय की दीवार में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं वो कहलाती हैं जठर ग्रंथियां या गैस्ट्रिक ग्लैंड और इन जठर ग्रंथियों के द्वारा गैस्ट्रिक जूस या जठर रस स्रावित होता है जो आगे का पाचन करता है। प्रश्न आता है कि जठर रस में कौन कौन से पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl, इसके अलावा प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन और रेनिन और जठर म्यूसिन उपस्थित होते हैं। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य है और अमाशय में माध्यम अम्लीय क्यों होता है। तो हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पहला, भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं और रोगाणुओं को नष्ट करना। दूसरा, अमाशय के अंदर माध्यम को अम्लीय रखना क्योंकि अम्लीय माध्यम में ही जठर रस के एंजाइम सक्रिय होते हैं। जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम अमाशय में केवल अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं और अमाशय में भोजन लंबे समय तक रुकता है और इसलिए HCl इसे सड़ने से भी बचाता है। अमाशय से भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। शाकाहारियों की क्षुद्रांत लंबी होती है। क्या कारण है इसका? क्योंकि शाकाहारी घास को भोजन के रूप में लेते हैं और घास में उपस्थित सेल्यूलोज के पाचन के लिए ही क्षुद्रांत लंबी होती है और मांसाहारियों की क्षुद्रांत मांस के पाचन के लिए छोटी होती है। अमाशय में पाया जाने वाला भोजन अम्लीय होता है क्योंकि अमाशय में HCl है और वह माध्यम को अम्लीय बना देता है। लेकिन जब यह भोजन अमाशय से आगे छोटी आंत में पहुंचता है तो यहाँ पर पाचन का काम अग्नाशयी एंजाइमों को करना है जो कि अग्नाशय से आ रहे हैं और अग्नाशयी एंजाइम केवल क्षारीय माध्यम में कार्य करते हैं। तो अब क्या होगा? जो भोजन अमाशय से आया है वह अम्लीय है, लेकिन जब वह छोटी आंत में आता है तो यकृत के पित्त रस के द्वारा उसे क्षारीय बना दिया जाता है और इस तरह से अब अग्नाशयी रस इस क्षारीय भोजन के ऊपर अच्छे से कार्य कर सकते हैं। अग्नाशय में जो अग्नाशयी रस स्रावित होता है उसमें प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है और वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। अब भोजन का पाचन हो गया। अब ये जो पचित भोजन है वह आंत की भित्ति अवशोषित करती है
और इसके लिए आंत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली के जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं। इन प्रवर्ध को दीर्घ रोम कहा जाता है, जो अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। बिना पचा भोजन बड़ी आंत में भेज दिया जाता है और बड़ी आंत में भोजन में से जल का अवशोषण करने के बाद वर्ज्य या उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरह कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी हमने यहाँ समझा है। पहला प्रश्न है स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर। तो आपने अभी समझा था कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं और इसलिए इस पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। जबकि विषम पोषी पोषण यानी जब जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते तो वह पौधों के ऊपर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं और या दूसरे जीव के ऊपर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं, तो इसे हम विषम पोषी पोषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि पानी मिट्टी से प्राप्त कर लेता है, स्टोमेटा के माध्यम से वायुमंडल से गैसों को प्राप्त कर लेता है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर लेता है और हरे पौधों के पास क्लोरोफिल होता है। पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? तो आपने अभी देखा कि जो एंजाइम होते हैं वह भोजन के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं। इस तरह से पाचक एंजाइम पाचन की क्रिया में मदद करते हैं। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को हम कैसे अभिकल्पित कर सकते हैं? तो ये भी हमने अभी देखा था कि क्षुद्रांत में अंगुली के जैसे कई प्रवर्ध पाए जाते हैं और इन प्रवर्ध की सहायता से भोजन पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है और ये जो अंगुली के समान प्रवर्ध हैं ये अवशोषण के लिए सतह या सरफेस को बढ़ा देते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा भोजन का अवशोषण हो सके। प्रश्न क्रमांक 5, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? तो इसका उत्तर होगा बहुकोशिकीय जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं से बना हुआ होता है और सभी कोशिकाएं पर्यावरण के संपर्क में नहीं होती, इसलिए बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में विसरण अपर्याप्त है। बहुकोशिकीय जीवों में श्वसन तंत्र पाया जाता है जिसकी मदद से श्वसन का कार्य या ऑक्सीजन की आपूर्ति का कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न, कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? तो हम देख चुके हैं कि सजीव हम उसे कहते हैं जिसके अंदर जैव प्रक्रम होते हैं जैसे कि पोषण, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, रक्त परिसंचरण आदि। अगला प्रश्न, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आंसर होगा प्रत्येक जीव को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। हरे पौधे कच्ची सामग्रियों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश और स्वयं के पास उपस्थित क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं, जबकि विषमपोषी जीव दूसरे जीवों से भोजन ग्रहण करते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानते हैं? तो हमने अभी पढ़े हैं वो प्रक्रम। जीवन के अनुरक्षण के लिए कुछ प्रक्रम आवश्यक हैं जैसे पोषण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण जो कि पौधे करते हैं, इसके अलावा रक्त परिसंचरण, उत्सर्जन आदि। तो इस तरह से हमने पोषण प्रक्रम को विस्तार से समझा और जैव प्रक्रमों को जाना। अब हम अपने अगले वीडियो में श्वसन, रक्त परिसंचरण और उत्सर्जन प्रक्रम को विस्तार से समझेंगे। थैंक यू।